नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे आप सब लोग? ऑल गुड? क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के? सब बढ़िया? दिखाना भाई कितने लोग आ गए हैं। तेजस, भाव्या, अरे सब शुरू हो चुका है। चलो ओ छेत्री, अच्छा जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज जब जाऊंगा तो बोल के जाऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो पुराने स्टूडेंट हैं। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको सबको पता है कि मैं क्या करता हूं क्लास में लास्ट में। बट कोई बात नहीं, अब तुमने बोला है तो आज बोल कर जाएंगे, ठीक है। जुनैद, सुखी, श्रिया, नवीन राज, निकिता, धार्मिक, बिल्कुल। चलो तो फाइनली आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा इंडियन सॉइल को लेकर है और क्रॉप्स को लेकर है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक हम लोग क्लाइमेट और मानसून के बारे में जान चुके हैं एंड फाइनली अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंडियन सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में। देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि काफी हद तक करंट की चीजों से जुड़ा हुआ है। काफी हद तक क्या हो रहा है? करंट की चीजों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। श्रवण, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। ओके, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, थोड़ा सा देर से आए हो पर कोई बात नहीं। तो फाइनली हम लोग बात करने वाले इंडियन सॉइल के बारे में। देखो सॉइल एंड क्रॉप्स दोनों ही करंट के चीजों से जुड़े हुए टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ न्यूज में चलता रहता है। एग्रीकल्चर, फार्मिंग, कुछ ना कुछ हमेशा न्यूज में आता रहता है। जब बार बार न्यूज में कोई चीज आ रही है, बार बार चीजें अगर दिखाई दे रही हैं तो 100% है एग्जाम में आपसे कहीं ना कहीं पूछेगा जरूर। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आएगा जो आपको एग्जाम में नजर आएगा इनसे रिलेटेड। अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा हुआ था फार्मर्स लॉ को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा था। अब फार्मर्स लॉ को लेकर डिस्कशन चल रहा है, लोगों के सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 101% है कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर पूछेगा। उसे लगेगा यार एक काम करते हैं, चलो फार्मर लॉ के बारे में इतना ज्यादा चल रहा है, एक काम करते हैं अपन एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन डाल देते हैं। बताओ ये पर्टिकुलर क्रॉप कहां पर होती है, बताओ इस सॉइल की मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, किस एरिया में कौन सी सॉइल हो रही है, ये चीज पूछ लेगा। तो पूछ क्यों रहा है उसके पीछे मेन रीजन यही है क्योंकि काफी सारी चीजें करंट में चीजें क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है इन सब चीजों से। तो एक एक करके फाइनली देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडियन सॉइल के बारे में बात करते हैं। सबको पता है कि हमारी कंट्री किस तरह की है, ठीक है, एक एग्रेरियन कंट्री है, तो नो डाउट हम लोग एग्रीकल्चर से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जुड़ी हुई है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जुड़ी हुई है। इसका बहुत सीधा सिंपल सा एक मैं आपको मतलब एग्जांपल देता हूं, शायद जिसे देखकर आपको थोड़ी सी हैरानी भी होगी। अगर मैं सीधे सीधे आप लोगों से डायरेक्टली पूछूं कि आप लोग बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फैमिली जिनकी एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है, तो आप खुद भी हैरान रह जाओगे कि हाँ सर, हम लोग इस चीज को खुद से भी फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे फादर, हमारे दादा दादी या हमारे नाना नानी कोई ना कोई एग्रीकल्चर से कंप्लीटली बिलोंग करता था। मे बी आपकी एक जनरेशन, मे बी आपकी 2 जनरेशन शायद हो सकता है उस एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से पीछे हटी हूं, पर आप में से शायद 99% लोग ऐसे होंगे
जिनकी 2 जनरेशन के बाद के जितने भी लोग होंगे सबके सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होंगे। और ये खुद तुम लोग आपस में चेक कर सकते हो, मुझे कुछ अलग से करवाने की जरूरत नहीं है। आपको ने शायद देखा होगा कि सर मैं नहीं मेरे फादर तो सर गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे फादर तो सर बिजनेस करते थे। ठीक है, आपके दादा क्या करते थे? सर मेरे दादा ने बिजनेस शुरू किया था। अच्छा, उनके फादर क्या करते थे? अब कहीं ना कहीं आपका माइंड हिट करेगा कि यार हाँ सर कह तो सही रहे हो, क्योंकि जुड़े तो सब एग्रीकल्चर से ही थे। जिस टाइम पर हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम पर हमारी 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी थी, 75% पॉपुलेशन, और इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। जब 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, और आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल ट्रांसफर हुई है 60% तक, दैट्स इट। और ये जो 60% है ये भी 100%, मतलब ऐसा नहीं है कि 60% कंप्लीटली एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, नहीं। कुछ लोग एग्रीकल्चर से, कुछ लोग इनडायरेक्टली उससे बिलोंग करते हैं। किससे? इनडायरेक्टली उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्टली और कुछ लोग इनडायरेक्टली। तो जो कितना मेजर इंपैक्ट है जो कि हमारे ऊपर पड़ रहा है, इस चीज का कितना मेजर इंपैक्ट है, समझे? चलो, ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? और ये चीज तुम लोगों ने कहीं ना कहीं नोटिस की होगी। तुम लोगों ने खुद, अभी जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने खुद बताया कि हाँ सर कहीं ना कहीं तो हम लोग जुड़े ही थे। हमारी फैमिली में मैं नहीं जुड़ा था तो शायद मेरे पापा जुड़े थे, मेरे पापा नहीं जुड़े थे तो हो सकता है उनके पापा जुड़े थे, पर जुड़े तो एग्रीकल्चर से ही थे ना। बात समझ में आई यहाँ पे? क्लियर है? अब हमारी जो भी सॉइल होती है, उस सॉइल को, वो कैसी सॉइल है उसके ऊपर जितनी भी रिसर्च होती है वो कौन करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करता है। कौन करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ये टास्क है, ये काम है कि भाई वो डिसाइड करेगा कि किस तरह की सॉइल है, कैसे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, कितने टाइप्स ऑफ सॉइल के होते हैं, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? ये सब डिसाइड करेगा ये। इसका काम ही यही होता है, चाहे सॉइल की क्वालिटी हो, सॉइल का टाइप हो, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो सब का सब कौन डिसाइड करेगा? यही डिसाइड करेगा। उसका एरिया, उसका टाइप, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एरियाज को सब कौन डिसाइड करेगा? ये ही डिसाइड करेगा। और उनका जो भी फॉर्मेशन है वो। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या बनी? सबसे पहले फॉर्मेशन जानना है कि आखिर फॉर्मेशन होता कैसे है। देखो, 4 मेजर तरीके होते हैं, हम लोग नॉर्मली पढ़ते रहते हैं कि फॉर्मेशन, सर सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे होता है वैसे होता है, वो ठीक है, बट एक्चुअल में 4 तरीके होते हैं मेनली। सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है? एडिशन। कोई भी चीज आकर मिल जाए तो वो क्या, सॉइल में कन्वर्ट होगी। हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो भी हमारा वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, वो सब का सब मिट्टी में दबा देते हैं। क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। आपने क्या किया? जो भी प्लांट बेस्ड वेस्ट था, किचन बेस्ड वेस्ट था, वो सब का सब आपने क्या कर दिया? मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी में दबाया तो क्या हुआ? वो एडिशन हुआ है। क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। क्या हुआ है बेटा? एडिशन हुआ है। हुआ है ना एडिशन? क्या हुआ? एडिशन। ठीक है। फिर होता है लॉस, हानि होना। हानि कैसे होगी? लॉस कैसे हो सकता है? कोई पत्थर था, वो टूटा, तो टूट कर क्या, बिखर कर क्या हुआ? मिट्टी में बना। किस में कन्वर्ट हुआ? मिट्टी में बना, है ना? तो लूज हो रहा है। किसी चीज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ साथ कहीं पर कोई मिट्टी थी, उसमें क्या हुआ? धीरे धीरे चेंजेस होने शुरू हुए। तो वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। रिलोकेशन है। रिलोकेशन, एक जगह से फ्लो करके मिट्टी कहीं दूसरी जगह चलेगी। फ्लो करने के 2 तरीके होते हैं, एक हवा के साथ फ्लो करना और दूसरा पानी के साथ फ्लो करना। हवा के साथ कहां पे फ्लो करेगी? डेजर्ट में। और पानी के साथ कहां फ्लो करेगी? रिवर में। कहां पर? रिवर में। बात समझ आई? क्लियर है?
बात समझ में आई? अब किस किस को ये चारों चीजें समझ में आ गई? एडिशन पता चल गया, कोई भी मिट्टी है उसमें किसी चीज का ऐड हो जाना उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडिशन कहेंगे। लॉस के बारे में जब बात करेंगे तो क्या? किसी पत्थर का, किसी चीज का क्या करना? बिखरना, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? लॉस। धीरे धीरे क्या करना? अपने मूल स्वरूप को छोड़कर नए स्वरूप में आ रहा है, लॉस कर रहे चीजों को, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि परिवर्तन। तो परिवर्तन कैसे होगा? यहां पर ओशन में भी होगा। ओशन में कैसे होगा बेटा? ओशन में तो सब कुछ नीचे है ना, तो वहां पर फ्लो करेगी, वेव्स बनेगी, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई खास फर्क थोड़ी पड़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? एंड फाइनली ट्रांसलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों का पहुंचना। आपसे ज्यादा डीप पूछेगा नहीं, केवल ये 4 तरीके होते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। केवल क्या पता होना चाहिए? ये 4 तरीके होते हैं, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। अब कितने टाइप्स ऑफ सॉइल होती हैं? तो देखो यहां पर नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं 6 टाइप्स ऑफ सॉइल हमारी मेजरली होती है। कितनी? 6 टाइप ऑफ सॉइल होती है। अब ये 6 टाइप्स ऑफ सॉइल जो हैं, हमको इन्हीं को पढ़ना है। ये ही हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ही एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। पर हम लोग थोड़ी सी ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे एलुवियल सॉइल, रेगुर सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल। पर इसके अलावा 2 सॉइल और भी हैं, एक है अल्कलाइन सॉइल और एक है पिट सॉइल। अल्कलाइन सॉइल कौन सी है? एक सलाइन सॉइल है जो सेलेनिटी की वजह से क्रिएट होती है ना। ये ऐसी मिट्टी जो अनफर्टाइल कंडीशन में चली जाए, किसकी वजह से? नमक की वजह से, सेलेनिटी की वजह से। दूसरी पिट सॉइल या मर्सी सॉइल। पिट सॉइल या मर्सी सॉइल कौन सी होती है? वो सॉइल जो कहां पर तैयार होती है? दलदल में तैयार होती है। कहां पे? दलदल में। कहां पे? दलदल में। तो दलदल वाली जो लोकेशन होगी, मतलब कि जैसे आज के टाइम पर अगर हम लोग बोलें, हम लोग शायद कल परसों देख भी रहे थे सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा वाला रीजन कौन सा है? यही वाला रीजन है। बात समझ में? सुंदरवन डेल्टा वाला रीजन कौन सा है? इसके बारे में बात हो रही है, सुंदरवन डेल्टा। बात समझ में आई? क्लियर? बिल्कुल सही। सुखमीत को, अच्छा सर ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जांपल दे। अच्छा बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन अभी तुम्हें सारे एग्जांपल मिलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, हाँ सर सही कह रहे हो, समझ में आ गई बात, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अभी बताता हूँ कैसे हो रहा है। और सर ओशन में भी तो सॉइल मूव कर सकती है। बेटा सॉइल कैसे मूव करेगी? खुद सोचो। ओशंस में कितना मूव करेगी? ये लैंड है, समुद्र यहां पे आकर टकराया, यहाँ पे वेव्स आकर क्या हो रही हैं? टकरा रही हैं। टकराने के बाद कहां पर लेकर जाएंगी ये वेव्स? कुछ एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लेकर जा पाएंगी ना, ज्यादा आगे थोड़ी लेकर जा पाएंगी, है ना। एक लिमिट है ना इनकी। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी? आसपास एरिया में केवल आइलैंड्स बना देंगे, पर ज्यादा आगे तक नहीं ले जा पाएंगे ना, क्योंकि ओशन रीजन कोई नॉर्मल रीजन तो है नहीं कि भाई छोटे मोटे एरिया में फैला हो, पूरे में फैला है। तो रिवर्स के साथ तो हो सकता है कि रिवर इस तरीके से फ्लो करते हुए आई रिवर, और वो जहां से भी आ रही है फ्लो करके पहाड़ों से नीचे उतर रही है और अपने आसपास क्या करती है? डिपॉजिट्स क्या कर दिए? छोड़ते चली गई। तो रिवर के साथ तो हो सकता है, पर ओशंस कहां पर ले जाकर छोड़ेंगे वो डिपॉजिट्स? समझे? क्लियर है? बात समझ में आई? क्लियर है? बिल्कुल श्रिया, ये तो इसने बढ़िया एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छे। चलो देखो, अब नॉर्मली जो सॉइल फॉर्मेशन होती है, कई सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कई सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है धैर्य। सबसे पहली चीज क्या है? धैर्य। धैर्य मतलब टाइम। हमें एक बहुत लंबा टाइम चाहिए, जिस टाइम ड्यूरेशन में हमको क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा खासा इंतजार करना पड़ेगा, एक अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा। क्लियर? और आपको शायद सोच के हैरानी होगी कि कम से कम आपको 1000 सालों तक का वेट करना पड़ता है और 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को के क्रिएशन में। कितना?
आपको 1000 सालों का इंतजार करना पड़ता है 1 सेंटीमीटर सॉइल। अब आप सोचोगे सर 1 सेंटीमीटर सॉइल होती क्या है, उठाया ऐसे रखा बना दिया? नहीं, नेचुरल जो प्रोसेस होता है अर्थ के ऊपर, एक जो नेचुरल प्रोसेस होता है सॉइल के फॉर्मेशन का, उस नेचुरल प्रोसेस में पूरे के पूरे एरिया में 1 सेंटीमीटर सॉइल तैयार होने में 1000 साल का टाइम पीरियड लगता है। 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल तैयार होने में कितना लगता है? 1000 ईयर्स का टाइम लगता है। ठीक, इसके अलावा सबसे पहली चीज यहां पर आपको क्या मिलेगी? पेरेंटल मटेरियल। पेरेंटल मटेरियल मतलब कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? चट्टाने हैं, पत्थर है, जिनका होना सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले उन्हीं का होना क्या है? जरूरी है। क्लाइमेट, हर एक कंडीशन में एक अलग तरीके का क्लाइमेट होगा। अब जैसे यहां पर श्रेया ने एग्जाम्पल दिया, किसका? क्ले सॉइल को लेकर एग्जाम्पल दिया, पर क्या क्ले सॉइल हर एक जगह पर बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। क्या क्ले सॉइल हर एक जगह पर बन सकती है? नहीं बन सकती, नहीं बन सकती ना क्ले सॉइल। अब क्ले सॉइल अगर हर जगह पर नहीं बन सकती, इट मीन्स हर जगह पर अलग अलग तरीके का क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हर जगह पर एक सॉइल से किसी दूसरी सॉइल में क्या होगा? कन्वर्जन होगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका। तो ये चीज समझ में आ गई सबसे पहले। अब दिख रहा है क्लियर? ठीक, तो पेरेंटल मटेरियल, क्लाइमेट, हर एक क्लाइमेट के हिसाब से क्या होगी? कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज क्या है? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब कि वहां का लैंड एरिया कैसा है, वहां का लैंड मास कैसा है। लैंड मास मीन्स जो जमीन है, क्या वो पहाड़ी है ये जमीन है, क्या वो डेजर्ट वाला एरिया है, क्या वो प्लेटू वाला एरिया है। तो वहां का जो पर्टिकुलर लैंड मास है वो भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा। उसके पास से कोई रिवर गुजर रही है नहीं गुजर रही है, वहां पे प्लांटेशन किस तरीके का है किस तरीके का नहीं है, ये सारी चीजें क्या है? टोपोग्राफी उसकी। एंड लास्ट में एक और चीज आती है, क्या? हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे बहुत अच्छे मित्र, और उन मित्रों का नाम क्या है? उन छोटे छोटे दोस्तों का नाम क्या है? इंसेक्ट्स, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे, है ना, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो अर्थवॉर्म, केचुआ, क्या करता है? मिट्टी को खाता है, और खाने के बाद जो वेस्ट निकालता है वो क्या बनता है इसका? जो इसका वेस्ट होता है वो क्या होता है? जो केचुए का वेस्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ भाई, कीड़ा, बिल्कुल सही, कीड़ा। चलो, जो केचुए का वेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? बताओ भाई। आज सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया हुआ है, और मेरे मामा जी का छोरा इंटरव्यू देकर आया हुआ है, और मैं क्लास में बिजी हूँ अभी लगातार, बाकी चीज़ों में बिजी हूँ, तो मौका ही नहीं मिल रहा पूछने का। मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि वो पास हुआ नहीं हुआ, पता करके बताओ। चलो, बिल्कुल सही, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड की तरह से देखते हैं। वो जो सॉइल होती है ना, वो जो मिट्टी होती है ना, जो केचुआ निकालता है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। क्या बोलते हैं?
ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, है ना। तो अर्थवॉर्म का जो भी वेस्ट होता है ना, जो भी वेस्ट यहाँ पे निकाल रहा है अर्थवॉर्म, ठीक है, ये एक छोटा सा क्या है आपके लिए एग्जाम्पल है। अर्थवॉर्म ये सिर्फ केवल एक सिंगल एग्जाम्पल है, पर इस तरीके के और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो फाइनली ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, पर अब यहाँ पर जानने वाली बात क्या है, आप खुद सोचो, आप लोग सबके सब एजुकेटेड हो, लास्ट टाइम आप लोगों ने अर्थवॉर्म कब देखा था, कहाँ देखा था? आप लोगों ने लास्ट टाइम अर्थवॉर्म कहाँ पर देखा था, कब देखा था, क्या आपको याद है? नहीं याद होगा, या होगा भी तो सिर्फ उन लोगों को याद होगा जो एग्रीकल्चर लैंड में रह रहे हैं, खेतों वेतों के आसपास रह रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। बाकी जो लोग सिटी एरिया में रह रहे हैं, काफ़ी वेल एकदम बढ़िया डिज़ाइंड सिटीज़ में रह रहे हैं, उनको तो शायद देखने को भी नहीं मिल रहा होगा अर्थवॉर्म। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो आपकी अर्थ के ऊपर आप जो अभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कर रहे हो, उनकी वजह से काफ़ी सारे जो अर्थवॉर्म है वो क्या हो चुके हैं, अपनी उस एरिया को छोड़कर गायब हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? बेचारों के साथ समस्या सबसे बड़ी यही है ना। चलो, तो फाइनली आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में सॉइल किस तरह की है, हम लोगों ने 6 सॉइल के बारे में बात करेंगे, हम उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, यहां पर डेजर्ट सॉइल, कौन सी? डेजर्ट सॉइल, ठीक है। फिर यहां पे हमको एक सॉइल दिखती है स्पेशल, जो कौन सी है? माउंटेन सॉइल। कौन सी है? माउंटेन सॉइल है। और इसके अलावा कहां पर दिखाई देगी आपको? सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश के इस एरिया में। कौन सी सॉइल है? माउंटेन सॉइल। फिर आपको दिखती है कौन सी सॉइल? एक और स्पेशल सॉइल है जिसका नाम है एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल है। और इस सॉइल की खास बात क्या है? ये जो सॉइल है, ये सबसे ज्यादा क्या फर्टाइल नजर आती है हमको। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेशन ही किसकी वजह से होता है? रिवर्स की वजह से होता है। किसकी वजह से? एलुवियल सॉइल। और किसकी वजह से होता है? रिवर्स की वजह से होता है। ये सॉइल जहां पर भी दिखेगी वहां पर रिवर जरूर फ्लो कर रही होगी। फिर आती है एक और सॉइल, ये वाली। ये जो सॉइल है ये कौन सी है? इसको हम कहेंगे ब्लैक सॉइल। क्या कहेंगे? ब्लैक सॉइल। ये जो होती है ये मोस्ट फर्टाइल है। जैसी है मोस्ट फर्टाइल है। क्या है? मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। और मोस्ट फर्टाइल होने के साथ साथ, अगर यहां पे हम लोग बात करेंगे तो इस सॉइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? प्लेटूज की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? प्लेटूज की वजह से हो रहा है। फिर आती है हमारी रेड सॉइल। कौन सी सॉइल है बेटा? रेड सॉइल। रेड सॉइल कहां पर है? कुछ कुछ इस वाले एरिया में मिलेगी, कुछ कुछ इस वाले एरिया में मिलेगी। कौन सी है ये? ये है हमारी रेड सॉइल। कौन सी सॉइल है? रेड सॉइल है। रेड सॉइल के अलावा एक और सॉइल आती है जिसको हम लोग कहते हैं लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल कहते हैं? लेटराइट सॉइल। वो कहां पर दिखेगी आपके? इस वाले एरिया में दिखेगी, थोड़ी बहुत इस वाले एरिया में दिखेगी, थोड़ी बहुत यहां पर दिखाई देगी, थोड़ी बहुत आपके इस वाले एरिया में दिखाई देगी। अब जो लेटराइट सॉइल होती है, ठीक है, जो लेटराइट सॉइल होगी इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। फर्टाइल मतलब जो उर्वरक बहुत ज्यादा होती है, जिसमें बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है जो, ठीक है।
जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी। अब ये क्या होती है, बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती। क्यों नहीं होती? ड्यू टू हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से। किसकी वजह से? रेनफॉल की वजह से, बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से। क्लियर है? अब उसमें इतना ज्यादा रेनफॉल होता है कि वहां पे जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं जो मिट्टी में होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्रीकल्चर के, वो सब के सब क्या हो जाते हैं? फ्लो कर जाते हैं। वो सब के सब बह जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सबके सब फ्लो कर जाते हैं, बह जाते हैं। बात समझे? तो ये आपकी सारी की सारी हो गई सॉइल्स जो इंपॉर्टेंट हैं। अब इस चीज को अगर हम लोग लिखना चाहें तो वैसे तो यहां पर भी लिख सकते हैं, पर यहां पर जगह कम है तो मैंने पीछे ये चीज बता दी। अब रही आपकी एल्कलाइन सॉइल और पिट सॉइल कि सर वो सब तो ठीक है, पर ये जो सॉइल है ये कहां पर मिलेगी हमको? ये जो दो सॉइल्स आपने ये सब तो बता दिया, पर ये तो हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बट इन दो सॉइल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दो। बिल्कुल बताते हैं। अल्कलाइन सॉइल आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मे बी आप में से बहुत सारे लोग सुनते होंगे, जिसको हम लोग नॉर्थ इंडिया में कई जगह पर बोला जाता है, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, इन सब जगह पर एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ऊसर। सुना है किसी ने? ऊसर। ऊसर के साथ साथ एक और शब्द यूज करते हैं, बंजर। क्या कहते हैं? बंजर वर्ड यूज करते हैं। तो ऊसर और बंजर, ऊसर और बंजर वाली जो जमीन होती है, अगर आप नोटिस करोगे तो उस एरिया में क्या होगा कि पानी कितना भी बरस जाए, कितना भी ग्राउंड वाटर आप वहां पर लाकर डालो, कुछ भी करो, बट वो मिट्टी क्या होती है, वो ऑलरेडी ना अपनी जो फर्टिलिटी होती है वो छोड़ चुकी होती है, कंप्लीटली छोड़ चुकी है। और वहां पे क्या होती है, सैलिनिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है मिट्टी की। उस सैलिनिटी के बढ़ने की वजह से क्या एक अल्कलाइन नेचर डेवलप हो जाता है कि वहां पे आप प्लांटेशन कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो वो होता ही नहीं है ना, होता ही नहीं है। तो वो जो जमीन होती है उसके बारे में बात हो रही है। एंड पिट सॉइल अगर इसके बारे में बात करोगे तो ये कौन सा एरिया है? डेल्टा वाला एरिया। कौन सा एरिया? डेल्टा वाला एरिया। डेल्टा मतलब जहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा? दलदल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? दलदल देखने को मिलेगा। इस सॉइल की ना एक और पहचान है, इस सॉइल की पता है एक और पहचान है। वो कैसी पहचान है कि इस सॉइल में जब भी ऊपर से मतलब ये मिट्टी क्या कैसी होती है, बहुत ज्यादा लूज हो जाती है। क्या होगी? बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी। इतनी ज्यादा लूज हो जाएगी कि मतलब जब भी हवा चलेगी तो मिट्टी उड़नी शुरू हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, इतनी ज्यादा लूज हो जाती है। दूसरी चीज क्या होती है इस मिट्टी में, एक चीज और भी होती है कि जब भी बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा ना, जब भी बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा तो रेनफॉल से जैसे पानी पूरा भर गया, कीचड़ कीचड़ हो गया, एंड जब धूप पड़ती है ना तो धूप से क्या होता है, पानी इवोपरेट हो जाता है उस मिट्टी के ऊपर का। क्या होता है? पानी इवोपरेट होता है। और जब इवोपरेट होगा ना तो मिट्टी के अंदर जो सेलेनिटी है, जो नमक है मिट्टी के अंदर का, वो भी क्या होगा, पानी के साथ साथ ऊपर की तरफ आएगा। और जब वो पानी के साथ साथ ऊपर आता है ना तो मिट्टी के ऊपर एक हल्की सी ना लेयर सी दिखती है, सफेद सफेद सी। क्या होगी? एक लेयर दिखाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे मिट्टी के ऊपर किसी ने नमक बिछा दिया है। ठीक है? तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन आपको कई जगह पर नजर आएगी, नॉर्थ इंडिया में खास तौर से आपको ये दिखेगा। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, पर मैं बताता हूं यहां पर ऐसा क्यों होता है। हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग इसको बैलेंस कर दें, इसको किसी तरह से सही कर सके तो बिल्कुल हम लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द एग्रीकल्चर। पर इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है। चलो, तो फाइनली आपको सारी चीजें पता चल गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं तो एक एक सॉइल को हम लोग अच्छे से अब देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। इंडिया का 46% ऑफ एरिया यहीं पर कवर होता है। अब वैसे तो ये फर्टाइल है, सब कुछ है, इसमें फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, एकदम न्यू सॉइल यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत अच्छी हाई फर्टिलिटी देखने को मिल जाती है। पर यहां पर एक होती है समस्या इसके साथ। क्या है? एक समस्या होती है इसके साथ, और वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि इस सॉइल में नाइट्रोजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी होती है इसमें? नाइट्रोजन की कमी होती है। यहां पे क्या होता है? लेस नाइट्रोजन होता है बेटा।
क्या होता है, लेस नाइट्रोजन होता है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन की जब क्वांटिटी कम हो जाती है, लेस दिखती है मिट्टी में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सॉइल में हमेशा उगाना शुरू कर देंगे, क्या, पल्सेस उगाएंगे। क्या उगाएंगे, पल्सेस। और पल्सेस क्या करती हैं, पल्सेस नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। कई बार आपने देखा होगा, जब गेहूं के खेत होते हैं, चावल लगाया जाता है, कुछ भी लगाया जाता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ दाल या कुछ ना कुछ उगा दिया जाता है ना। क्यों उगाया जाता है, ताकि नाइट्रोजन के लिए अलग से हमको किसी तरह की खाद, किसी तरह का फर्टिलाइजर इस्तेमाल ना करना पड़े, नेचुरल फर्टिलाइजर मिल जाए एक तरह से, है ना। तो क्रॉप्स क्या करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। यहां पर फाइनली कौन कौन से एरिया में मिलती है ये, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा एंड असम। पर क्या इनके अलावा अदर स्टेट्स में भी मिल सकती है, मिल सकती हैं। उन सभी जगह पर मिलेंगी जहां पे हमको क्या दिखेगी, रिवर्स दिखेंगी। क्या दिखेंगी, जहां पर भी हमको रिवर्स दिखेंगी। तो जो रिवर्स होती है, जब वो ऊपर माउंटेन से नीचे की तरफ आती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने साथ बहुत सारा डिपॉजिट लेकर आती हैं। तो एक्चुअल में इस सॉइल का फॉर्मेशन ही किसकी वजह से हो रहा है, रिवर्स के डिपॉजिट से हो रहा है। किससे हो रहा है, रिवर्स के डिपॉजिट से हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल सही। सर ये सर ये सब एरिया तो गंगाटिक प्लेन में आते हैं, बट फिर भी यस, नहीं झारखंड में भी है। अब मैंने वही बोला ना, क्या इतने ही स्टेट से, नहीं ऐसा नहीं है, झारखंड वाले भी कुछ एरिया में आपको क्या मिलेगी, ये सॉइल मिल जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पे महानदी का नाम तो लिखा नहीं, क्या वहां पर नहीं मिलेगी, नहीं। अगर जिस जगह से महानदी गुजर रही है, बह रही है, फ्लो कर रही है, तो नहीं, कहीं ना कहीं वो भी क्या करेगी, सॉइल का निर्माण तो करेगी, सॉइल का फॉर्मेशन तो करेगी, पर उतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं करेगी। क्या, उतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं करेगी। अब बहुत सारी रिवर्स है जो यहाँ पे फ्लो कर रही हैं, कुछ रिवर्स है यहाँ पे फ्लो कर रही है, नर्मदा यहाँ जा रही है, तो क्या नर्मदा के आसपास एलुवियल सॉइल जनरेट नहीं हो सकती है, पर उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कैसी होगी, छोटी होगी। सिर्फ रिवर के किनारे किनारे दिखाई देगी, बाकी सब एरिया में दिखाई नहीं देगी। तो उतना मेजर इंपैक्ट वो नहीं डाल पाएगी। बात समझ में आई, उतना मेजर इंपैक्ट वो नहीं डाल पाएगी, समझे। तो अब जैसे झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड का बहुत छोटा सा एरिया है जहां पर आपको एलुवियल सॉइल दिखेगी। बाकी का जो एरिया वो कौन सा है, रेड सॉइल वाला एरिया है। कौन सा है, रेड सॉइल वाला एरिया है। क्लियर है, क्लियर। अब कौन कौन सी फसलें होती हैं, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो मेजर क्रॉप्स, पैडी, पैडी मतलब चावल, ठीक है, व्हीट, ठीक है, लिंट्स, जूट, शुगर केन एंड अजर, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं वो सब के सब यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। अब क्रॉप्स को लेकर जितनी भी क्रॉप साइकिल होंगी ना, ज्यादातर जो क्रॉप साइकिल होंगी वो आपको हमेशा नॉर्थ इंडिया में इसी क्रॉप पर दिखेंगी। ज्यादातर जो फॉर्मेशन या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हर जगह पर देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है, बात समझ में आई। हाँ भाई, सर राजस्थान में वीट एंड बहुत सारी क्रॉप्स कल्टीवेट होती हैं, बट वहां पास कोई रिवर नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अभी बताता हूँ, उसका भी आंसर देता हूँ, रुको। सर द कलर ऑफ एलुवियल इज मोस्टली ग्रेइश, बट सम रिसर्च से दैट द हरियाणा कुरुक्षेत्र, अच्छा सर दीज मेन रिवर्स आर द सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो यार, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा लॉजिकली तुम लोग सोचो। अगर हम लोग रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, मैं गंगाटिक बोल रहा हूँ, तो गंगाटिक का मतलब ये नहीं सिर्फ गंगा में फ्लो करेगी। गंगाटिक चैनल की जब बात होती है, तो गंगाटिक चैनल यहाँ पे आकर ब्रह्मपुत्र से मिलता है, तो ब्रह्मपुत्र भी उसका पार्ट बनता है।
यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इंडस वाला पार्ट भी आता है। अब पाकिस्तान हमसे अलग हो चुका है, बट अगर पाकिस्तान होता है तो हम लोग इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र पूरा बोल रहे होते, ठीक है। बट आज के टाइम पर इंडस इंडिया का पार्ट नहीं है, आपको भी पता है, मतलब इंडिया में फ्लो करती है बट मेन पार्ट कहाँ, पाकिस्तान में जा रहा है। तो हम लोग गंगाटिक रीजन बोल देते हैं, क्योंकि गंगाटिक रीजन सबसे बड़ा रीजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो आज के टाइम पर सिंध यहाँ पर जा रही है हमारी, सतलज जा रही है, ऊपर की तरफ से इंडस जा रही है, तो इंडस से शुरुआत होती है और ये कहाँ तक जाती है, ब्रह्मपुत्रा तक जाती है। अब इसमें भावनात्मक रूप से मैं जुड़ जाना, नहीं सर इतना ही क्यों, इससे इधर क्यों नहीं, इससे इधर क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें राजस्थान की, बेटा राजस्थान में बहुत सारी सॉइल होती है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो एलुवियल सॉइल है ये यहाँ पर भी फैली हुई है। अब इस वाले एरिया में फैली हुई है तो क्या यहाँ पे राजस्थान नहीं है। अब आपके माइंड में जो मैप आ रहा है वो आ रहा है, ये आपके माइंड में मैप आ रहा है राजस्थान के नाम से सिर्फ डेजर्ट का, पर अगर राजस्थान को आप लोग देखोगे तो राजस्थान एक्चुअल में कैसा है राजस्थान। अब मैं इसको हटा ही देता हूं यार, तुम लोग ना ये दिक्कत क्यों है, क्योंकि तुम लोग मैप रीडिंग नहीं करते हो। अगर मैप रीडिंग करते तो लॉजिकली तुम्हें चीजें समझ में आती। राजस्थान कहां पे आता है, यहां पे आ गया आपका पंजाब। अब इसको क्या हो गया, पंजाब कहां पे आता है, पंजाब आता है इस जगह पर, इस तरीके से, ठीक है, यहां पे पंजाब है। राजस्थान कहां पर है, इस तरीके से राजस्थान है, इस तरीके से है राजस्थान। अब बताओ राजस्थान में एलुवियल सॉइल के अलावा और भी बहुत सारी सॉइल हैं या नहीं है, है ना। तो फिर यहां पे आता है हमारा अरावली रेंज, सॉरी थोड़ा सा नीचे हो गया, यहां पे आती है हमारी अरावली रेंज। अरावली रेंज के इस तरफ का पार्ट जितना भी होगा वो सबका सब फर्टाइल दिखेगा, इस तरफ का पार्ट डेजर्ट दिखेगा। और ये बात शायद कल की क्लास में और शायद परसों की क्लास में भी बताई थी, जब माउंटेन्स बताया था तब भी बताया था, और कल वाली क्लास में बताया था कि अरावली के इस तरफ क्या है, डेजर्ट है, और इस तरफ आपका ग्रीनरी दिखेगी। तो अब जब आप मैप पढ़ रहे हो बेटा, तो मैप पढ़ने का मतलब ये थोड़ी कि हाँ सर ये इंडिया का मैप है, हमें ये चीज नहीं दिख रही, ये चीज नहीं दिख रही, आपको हर एक चीज देखनी पड़ेगी। अब यहां पर देखो ये ग्रीन कलर दे रखा है एलुवियल सॉइल का, यहां पर क्यों दे रखा है ग्रीन कलर, यहां पर क्यों दे रखा है ग्रीन कलर, यहां पर क्यों दे रखा है थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन कलर। बेटा इन जगहों पर इसलिए दे रखा है क्योंकि यहां से इस तरीके से फ्लो करके आती है कौन सी, गोदावरी, यहां पर इस तरीके से फ्लो करके आ रही है कौन सी, कृष्णा, यहां पर इस तरीके से फ्लो करके आ रही है कौन सी, कावेरी। तो इन रिवर्स की यहां पर इस तरीके से फ्लो करके आएगी महानदी वाला रीजन। तो इन रिवर्स की वजह से भी क्या होता है, यहां पर थोड़ी बहुत एलुवियल सॉइल आ जाती है, इकट्ठा हो जाती है, इतने बड़े एरिया से फ्लो करते करते यहां पर क्या करती है, वो अपने डिपॉजिट को छोड़ देती है। तो यहां पर भी थोड़ी थोड़ी आपको क्या दिखेगी, एलुवियल सॉइल दिखेगी। पर ये इतना मेजर पार्ट नहीं है जिसको आप लोगों को नोट डाउन करना पड़े, स्पेशली लिखना पड़े, समझे। पर लॉजिकली तो दिमाग में पता होना चाहिए ना कि सर रिवर का फ्लो हो रहा है तो 100% है, कहीं ना कहीं एलुवियल सॉइल का जनरेशन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। बात समझ में आई। अब तो अब ये इमोशंस में बहना बंद कर दो कि सर वहां पर दिख रहा है वहां पर नहीं दिख रहा, समझे। समझे हाँ या ना, क्लियर है। यहां तक बात समझ में आई सबको, हाँ या ना, अब क्लियर है। हम लोग यहां पर जो स्टेट्स लिखे हुए हैं ये वो मेजर स्टेट्स हैं जहां पर वो मिलेगी ही मिलेगी, ये मेजर स्टेट्स हैं, समझे। क्लियर है, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं।
अभी वो मैं सब मैं बताता हूँ, सॉइल की लाइफ है या नहीं है, सॉइल का फॉर्मेशन किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, रिसर्च, वो सब मैं बताता हूँ अभी, वो भी बताता हूँ। अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को कि कहां पर, यहां पर क्यों है, यहां पर क्यों नहीं है, यहां पर ऐसा क्यों है, यहां पर ऐसा क्यों नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, रेड सॉइल कितनी है, 18.5%। क्या 18.5%? ठीक है, 18.5%। अगर इस सॉइल के बारे में अगर हम लोग बात करें, इस सॉइल के बारे में बात करें, तो ये कहां पर मिलेगी हमें, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये इतने सारे एरियाज क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये टुकड़ों में मिलती है। कैसे मिलती है, बहुत सारे टुकड़ों में मिलती है। ठीक है, क्या होती है, टुकड़ों में मिलती है। हर राज्य में अलग अलग एरिया में क्या हो रही है, इस सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इस सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस सॉइल की खास बात क्या है, सबसे पहली चीज तो इसके नाम से पता चल रहा है। कैसे रंग की है ये, रेड कलर की है। कैसे रंग की है ये, रेड कलर की। ये तो सबको पता चल रहा होगा आराम से। ठीक है, पर क्या ये सच में ये रेड कलर की है, नहीं। एक्चुअल में इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, येलो होगा। इसका एक्चुअल कलर कैसा है, येलो है। बट कई बार क्या होता है, धीरे धीरे फ्लो करते 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 कई बार मिट्टी की वजह से क्या हो जाती है, हल्का सा रेडिश दिखती है। क्यों, जो भी मोस्ट हैवी मेटल होता है, क्या होता है, मोस्ट हैवी मेटल, मोस्ट हैवी मेटल क्या है आपका, आयरन। मोस्ट हैवी मेटल क्या है, आयरन। तो भाई जब आयरन की बात होगी तो आयरन कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। और आयरन में क्या होता है, रेड ऑक्साइड होता है ना। तो उससे याद रखना। ठीक है, तो आयरन की वजह से कैसी दिखती है, लाल से रंग की दिखने लगती है। तो इनिशियली इसका एक्चुअल में जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है। पर बहुत लंबे टाइम की वजह से ये कैसी दिखती है, आयरन की वजह से रेडिश दिखनी शुरू हो जाती है। कैसी दिखनी शुरू हो जाती है, रेडिश दिखनी शुरू हो जाती है। नॉर्मली इसमें हमको क्या दिखेगा, आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा दिखेगा। आप सबके सब होशियार बन रहे हो, हाँ सर हमने बता दिया आयरन ऑक्साइड, सामने लिखा हुआ आयरन ऑक्साइड क्या है, आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, रेड दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, रेड। बट एक्चुअल में इसका कलर कैसा होता है, क्या बताया मैंने तुमको, येलो होता है। कहां कहां पर फ्लो कर रही है, कहां कहां से ये, सॉरी कहां फ्लो बोल रहा हूं, कहां कहां पर ये सॉइल मिलेगी आपको, वो भी आपको पता चल गया। आयरन ऑक्साइड कल्टीवेशन यहां पर पॉसिबल नहीं होता, पर पॉसिबल बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पॉसिबल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर। अब ये जो सॉइल होती है, सॉइल की एक सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट है उसकी वजह से क्या होता है, इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू द क्लाइमेट। किसकी वजह से, ड्यू टू क्लाइमेट। तो यहां पर मैं पूरा ही लिख देता हूं। तो ड्यू टू क्लाइमेट द चेंजेस फाउंड इन दिस सॉइल। किसकी वजह से चेंजेस दिखाई देंगे यहाँ पे, क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से दिखाई देंगे। कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कभी वहां पे आंधी तूफान चलने लगे, कभी कुछ हो गया। अब ये सब चीजें अगर आप नोटिस करोगे, कहां गया मैप, अगर आप नोटिस करो, इंडिया में सबसे ज्यादा साइक्लोन, सबसे ज्यादा जो चक्रवात, ये सब चीजें आती है, कहां पे आती हैं, इन्हीं एरियाज में आती है ना। आप लोग क्या पढ़ते हो, उड़ीसा में आया तूफान, तमिलनाडु की तरफ से तूफान की एंट्री, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो क्या हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे क्या पढ़ रहे हैं, क्लाइमेटिकल इंपैक्ट पढ़ रहे हैं। उन क्लाइमेटिकल इंपैक्ट की वजह से क्या होता है, यहां पर हमको रेड सॉइल का फॉर्मेशन थोड़ा
ज्यादा देखने को मिलता है। बात समझ में आई यहाँ पे, हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? अब ना केवल यहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल क्लाइमेटिकल चेंजेस का मतलब साइक्लोन्स नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, क्लाइमेट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बट उसमें से एक पॉइंट आपको कहीं ना कहीं ये पता चला, हाँ या ना? बात समझ में आई सबको? क्लियर है? चलो, अब आप कहोगे सर मगर ठीक है, साइक्लोन हमेशा तो नहीं आते। क्या साइक्लोन हमेशा आते हैं? नहीं आते हमेशा साइक्लोन। अब यहां पर एक और पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है? ये लॉजिकल पॉइंट है, ये थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट है। क्या? अगर आप नोटिस करोगे, इंडिया का जितना भी इंडिया का मिनरल्स वाला रीजन है, वो कहां पे दिखेगा आपको? इस वाले रीजन में दिखेगा। सबसे ज्यादा मिनरल्स हमको कहां पे मिलते हैं? इस वाले रीजन में मिलते हैं। इस वाले रीजन में क्या होते हैं? हमको सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। चाहे आपका कोयला हो, चाहे जिंक हो, चाहे आपको मैग्नीशियम निकालना हो, चाहे आपको लोहा निकालना हो, चाहे सिल्वर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, सारी की सारी माइनिंग यहीं पर होती है। सारी की सारी माइनिंग यहीं पर होती है। माइनिंग यहां पे हो रही है, इट मींस यहां पर जो सॉइल है ये कैसी है? हैवी मेटल वाली सॉइल है। कैसी सॉइल है? हैवी मेटल वाली सॉइल है। कैसी है? कैसी है? हैवी मेटल वाली सॉइल है या नहीं? हाँ या ना? बात समझ में आई सबको? हाँ या ना? तो ये चीजें सबको समझ में आ गई, सारी चीजें पता चल गई, तुम्हें रीजंस पता चल गया, सॉइल के बारे में पता चल गया, यहां पे कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, रागी, नट्स, टोबैको, ठीक है, चिकन पी, ये सब यहाँ पे उगाई जा सकती है। पर इसके अलावा अगर पानी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हो जाए तो पानी के साथ साथ थोड़ा बहुत चावल भी उगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चावल भी उगा सकते हैं। कहां? जहां पर पानी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हो जाएगा वहां पर। फिर बात करते हैं क्या? ब्लैक सॉइल कितना है? 15%। ब्लैक सॉइल के बारे में बात करेंगे तो सबको पता है, इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं? कॉटन सॉइल बोल रहे हैं। इसी को अपन लोग एक और नाम दे रहे हैं, कौन सी? रेगुर सॉइल। क्या नाम दे रहे हैं? रेगुर सॉइल बोल रहे हैं। ठीक है, इस सॉइल की मेन बेसिक चीज, बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? बेसाल्टिक रॉक्स। बेसाल्टिक रॉक्स, अब उसके ऊपर क्या पड़ रहा है? बहुत सारे इंपैक्ट पड़ रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट का हो, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो रिवर के फ्लो का हो, हर एक इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी वॉल्केनो होता है, वॉल्केनिक ब्लास्ट से जो सबसे पहली रॉक्स निकल के आती है वो कौन सी होती है? बेसाल्टिक रॉक्स होती हैं। कौन सी रॉक्स होती हैं? बेसाल्टिक रॉक्स होती हैं। बेसाल्टिक रॉक्स मतलब सबसे बेसिक रॉक्स होती हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि जो भी हमारा साउथ इंडिया वाला पार्ट है, वहां पर जितने भी हमारे प्लेटूज हैं उनका फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ? वॉल्केनो की वजह से। तो सबसे पहली चीज ये कहां पर देखने को मिलती है? प्लेटू वाले रीजन में मिलेगी। और ये जो प्लेटूज हैं इनका फॉर्मेशन किसकी की वजह से हुआ है? वॉल्केनो की वजह से हुआ है। किससे हुआ है? वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, वॉल्केनो से हुआ है। तो वॉल्केनो से निकली बेसाल्टिक रॉक्स, उन बेसाल्टिक रॉक्स के धीरे धीरे विखंडन से, धीरे धीरे टूटने से क्या बनी हमारी? इनके क्या ब्रेकडाउन होने से, इनके ब्रेकडाउन होने से, इनके विखंडन से, इनके टूटने से बनी। क्या बनी? क्या बनी? इनके विखंडन, इनके टूटने से क्या बनी हमारी? ब्लैक सॉइल बनी। क्या बनी हमारी? ब्लैक सॉइल बनी। बात समझ में आई? अब क्योंकि ये वॉल्केनिक इरप्शन से तैयार हुई थी, ये किसकी वजह से तैयार हुई थी? वॉल्केनिक इरप्शन से तैयार हुई थी। इसकी वजह से, इसी की वजह से यहां पर क्या है? बहुत सारा फॉसिल्स है। बहुत सारे क्या है? फॉसिल्स है। क्योंकि जब वॉल्केनो ब्लास्ट करता है तो वो क्या करता है? अपने साथ साथ सारी चीजों को नीचे दबा देता है। और जब वो सारी चीजों को नीचे दबा देता है तो उससे क्या होता है? बहुत सारे फॉसिल्स तैयार हो जाते हैं। तो इसके ब्लैक होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? फॉसिल्स। क्या है? फॉसिल्स।
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? फॉसिल्स जो अंदर दब गए। कोई भी चीज जो मिट्टी में दब जाती है, जब उसे निकालते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। बात समझ में आई? क्लियर है यहां पे? हाँ या ना सबको बात? ठीक है। अब इस सॉइल में ज्यादातर फर्टिलाइजर की जरूरत हमको नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इतने सारे फॉसिल्स हैं तो वो अपने आप ही क्या करते हैं, मिट्टी में एक अच्छी क्वालिटी लेकर आ जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स की, न्यूट्रिशंस की, जिससे ये सॉइल और ज्यादा क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। और यही रीजन है कि इसकी फर्टिलिटी एलुवियल सॉइल से ज्यादा देखने को मिलती है। यहां पे बिना किसी किसके, बिना किसी फर्टिलाइजर के भी आप यहां पे एग्रीकल्चर कर सकते हो। बात समझ में आई? हाँ या ना? सबको यहां पे बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर है? हाँ बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, चूना, लोहा, ठीक है, मैग्नीशियम, अल्मीनियम, सब कुछ मिलेगा, पर नाइट्रोजन थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो सॉइल होती है ना, इस सॉइल की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अभी के एक बच्चे ने पूछा कि सर वो सब तो ठीक है, बट यहीं पर क्यों कॉटन पैदा हो रहा है? कॉटन कहीं और भी तो पैदा हो सकता है। अब ऐसा है कि कॉटन तो यूपी के भी कुछ एरियाज में होता है। ठीक है, पल्लवी जी पूछ लो मैडम। अब तुमने इतना इंपॉर्टेंट तरीके से मैसेज किया, सर कुछ तो इंपॉर्टेंट है, बताओ भाई क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, अब यहीं पर क्यों ये सॉइल में कॉटन पैदा हो रहा है, उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है बेटा? वो रीजन ये है, कॉटन के ग्रो होने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है? वो ये है कि ये जो मिट्टी होती है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा प्लॉटिंग करने की, प्लॉटिंग मतलब हल चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मिट्टी में थोड़ा सा पानी गिरता है तो पानी की वजह से क्या होती है, मिट्टी फूलती है, क्या करती है, एक्सपेंड करती है। जब एक्सपेंड करती तो क्या करेगी, इजीली ब्रीथेबल हो जाएगी। हम लोग गुड़ाई करते हैं ना मिट्टी की, किस लिए करते हैं गुड़ाई? खुरपी लेकर गुड़ाई करते हैं मिट्टी की, क्यों करते हैं? ताकि उस मिट्टी में क्या कर सके, अंदर तक ऑक्सीजन जा सके। तो इस मिट्टी में वो चीज की प्रॉब्लम नहीं होती। ये मिट्टी बहुत अच्छी क्वालिटी में क्या करती है, ह्यूमिड कंडीशन को एब्जॉर्व कर लेती है। पाम मिट्टी में अपने अंदर क्या करती है, पानी को रोक के रखती है। दूसरा, क्लाइमेटिकल कंडीशन यहां पर ऐसी है, कॉटन को पकने में क्या चाहिए, टाइम चाहिए। यहां पर ठीक मात्रा में धूप और ठीक मात्रा की बारिश यहां पे लगातार होती रहती है। तो वो एक सबसे बड़ा रीजन है, और इसीलिए कॉटन यहां पर क्या हो रही है, एक अच्छी क्वांटिटी में ग्रो होती है। क्लियर? पर क्या सिर्फ कॉटन होती है? नहीं, कॉटन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि वीट। पर वीट बहुत कम होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है राइस, एंड राइस के अलावा शुगर केन। क्या? शुगर केन? नहीं, आपको कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होती। बस उस ऑपरेशन की वजह से आपके कोई बॉडी मूवमेंट ब्लॉक ना होता हो, रुकता ना हो। जैसे मैं आपको एक स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ, उसका घर में कुछ एक्सीडेंट हुआ था, तो आग लग गई थी। आग लगने की वजह से क्या हुआ था, उसके एक साइड में जल गया था, पीठ जल गई थी। पर पूरा नहीं जला था, पर पीठ जल गई थी एक जगह से। तो टर्म, वैसे परमानेंट कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, अगर कुछ है भी तो आपको टेम्पेरी रिजेक्ट किया जाता है। आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में आपको जाकर डिक्लेरेशन लाना होता है कि आप पूरी तरह से फिट हो।
तो उसको पहले तो देखा, उसका फिर सारे बॉडी मूवमेंट देखे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो सब करवा कर देखा। मेडिकल बोर्ड ने बोला यार वैसे तो सारी चीज़ें ठीक है, बट अभी मैं तुमको इसके लिए अलाउ नहीं कर सकता, आप क्या करोगे, इतने टाइम पीरियड में मेडिकल के लिए दोबारा से आओगे। ठीक है, वो टाइम पीरियड दे दिया गया। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो वो अपने बाकी डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ किया, बॉडी की क्या मूवमेंट हो सकती है, कैसे हो सकती है, वो सब चीज़ें देखी, एंड उसके बाद जाकर री मेडिकल करवाया, री मेडिकल में अलाउ हो गया, बस हो गई बात खत्म। तो आपकी जो भी एक्सीडेंट हुआ है में इन केस फ्रैक्चर हुआ है, मान लो एल्बो या कुछ भी डिसलोकेट हो गया था, लिगामेंट टूट गया था, कुछ हो गया था, तो उसको क्या रिकवर होने में टाइम चाहिए। तो प्रॉपर एक्सरसाइज उनके थ्रू आप रिकवर कर लो, रिकवर करके एंड देन वापस से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मेडिकल में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होती, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिल जाता है। अभी रिसेंटली एक बच्चे का केस आया था, तुमने देखा होगा, वो बच्चा किसी को बचाने के चक्कर में क्या नीचे गिरा और उसकी ये वाला जो साइड है ना, जमीन से टकरा गई, जमीन से टकराई तो ये आंख पूरी बंद हो गई, ब्लॉक हो गई थी। ब्लॉक होने के बाद भी वो एसएसबी गया और एसएसबी में रिकमेंड हो गया। पर मेडिकल बोर्ड ने बोला कि हम आपको रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट आपको कुछ टाइम के बाद दोबारा से री मेडिकल करवाना होगा, कहीं ऐसा ना हो इस एक्सीडेंट की वजह से आपकी आंख डैमेज हो गई हो। नॉक नी अगर है तो कंप्लीटली रिजेक्शन ही है। नॉक नी है, आपकी आई साइड का जो एंगल होता है ना, आंखें वो होता है ना, भैंगापन जो होता है, जो इस क्या बोलते हैं उसे, स्क्वायर आईज बोल देते हैं ना, आंखें बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है, वो चीज है। ठीक है, नॉक नी है, आपके ये जो कोहनियां होती हैं ये टकराती हैं ऐसे, तो वो सब तो फिर डायरेक्टली आउट हो जाता है। बेटा केस वेस की कंडीशन में तो क्लियर है कि भाई केस अगर है तो नहीं लेंगे, चाहे फर्जी हो चाहे कुछ भी हो, जब तक कोर्ट से क्लियरली सामने नहीं आ जाता कि आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तब ही आपको लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। पर नॉकनी में भी क्या है, आप एक एंगल पता कर लो, खास तौर से नॉकनी की प्रॉब्लम ज्यादातर लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा होती है, अब तो खैर लड़कों के साथ भी होती है, बट वो एक पर्टिकुलर एंगल होता है, अगर उतने एंगल तक बैंड है आपका पैर तो 100% रिजेक्ट है। ठीक है, अब उसके पीछे एक बहुत सीधा सिंपल सा मैं लॉजिक दे रहा हूं आप लोगों को। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके, सॉरी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो मुर्गा लटका रखा हो। तो ये आपके पैर हैं और ये आपके क्या है, घुटने हैं। तो अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो हिप वाला पार्ट होता है, यहाँ पर हिप का जो आपके ज्वाइंट्स होते हैं ना, ये जो रीढ़ की हड्डी आपकी आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके हिप के ज्वाइंट्स होते हैं इस तरीके से, है ना, हिप के जो ज्वाइंट्स होते हैं, तो ये जो ज्वाइंट्स होते हैं ना लड़कियों में, ये वाला जो पार्ट होता है हिप के ज्वाइंट्स होते हैं, ये बड़े होते हैं, ये फैले हुए होते हैं, और जब भी ये बाहर की तरफ एक्सपेंड कर जाएंगे तो क्या होगा, आपका ये वाला जो पार्ट है, थाई वाला जो पार्ट है, ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो आपके घुटने क्या होंगे, आपस में टच करेंगे, क्या करेंगे, आपस में टच करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात होती है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसका सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, एक्सरसाइजेस करना, जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलो अब ध्यान दो इधर, लेटराइट सॉइल, बाकी सारी बातें इसके बाद करेंगे अपन लोग। ठीक है, लेटराइट सॉइल 3.7%, क्या 3.7%। ठीक है, अगर इस सॉइल के बारे में बात करते हैं तो ये हमको मिलती है कहां पर, छोटा नागपुर के रीजन में, सम पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, मेघालय के रीजन में। अब जितने एरिया की बात हो रही है सबके सब एरिया कौन से हैं, हैवी रेनफॉल वाले रीजन है। कौन से रीजन है, हैवी रेनफॉल वाले रीजन है। और इस हैवी रेनफॉल वाले रीजन में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर इस हैवी रेनफॉल वाले रीजन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है,
बेटा सबसे बड़ी चीज इस हैवी रेनफॉल वाले रीजन में जो होती है वो कौन सी होती है, वो ये होती है कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सबके सब क्या हो जाते हैं, वाइप आउट हो जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं सबके सब। क्लियर है, क्या हो जाते हैं, सबके सब फ्लो कर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं, या रुको अभी पहले मैं ये बता दूंगा। तो लेटरेट सॉइल हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल की वजह से क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। तो हाई टेम्परेचर तो है ही, क्योंकि साउथ इंडिया वाला मेजर पार्ट है, ठीक है। पर हर जगह हाई टेम्परेचर हो ऐसा जरूरी नहीं है। मेघालय हाई टेम्परेचर नहीं है, वेस्टर्न घाट में हाई टेम्परेचर दिखेगा, ईस्टर्न घाट में दिखेगा, पर मेघालय में तो नहीं है, पर वहां पर भी हो रही है। तो मेन रीजन क्या है, रेनफॉल, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सबके सब क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। तो बचा केवल एक कंपोनेंट, वो कौन सा है, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड होने की वजह से यहाँ पर कलर कैसा दिखेगा आपको, इसका कलर भी दिखेगा रेड। कैसा कलर दिखेगा, रेड दिखाई देगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या हो रही है कि भाई यहाँ पे ज्यादातर मिल्ट्स एंड ग्राउंडनट जैसी चीजें उगाई जा सकती हैं। वैसे यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ये सबसे ज्यादा अनफर्टाइल सॉइल है, सबसे ज्यादा क्या है, अनफर्टाइल सॉइल है, मोस्ट अनफर्टाइल। मोस्ट अनफर्टाइल मतलब जहां पे उर्वरकता बिल्कुल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पर इसको किया जा सकता है। अब आप कहोगे सर ये बात समझ में नहीं आई कि यहां पे लिखा है कि रेनफॉल की हेल्प से किया जा सकता है, पर रेनफॉल तो इरिगेशन की हेल्प, रेनफॉल तो एक ही बात होगी कि भाई रेनफॉल हो रही है तो उससे भी तो इरिगेशन हो रहा है। क्यों हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे इरिगेशन जरूरी है, क्योंकि जितने भी एरिया हैं, चाहे वो छोटा नागपुर प्लेटू हो, चाहे वो वेस्टर्न घाट हो, ईस्टर्न घाट हो या मेघालय हो, ये सारे के सारे रीजन क्या है, माउंटेन रीजन है। तो माउंटेन रीजन में जब भी बारिश होगी तो पानी कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो पानी को रुकने के लिए जगह चाहिए, रुकने के लिए जगह है नहीं। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इरिगेशन टेक्निक का यूज करते हैं। इरिगेशन के साथ साथ यहां पे क्या करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो ये अनफर्टाइल सॉइल है, बट इसमें फर्टिलिटी लाई जा सकती है और उसके माध्यम से यहां पर खेती की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, डेजर्ट सॉइल। 4.4% एरिया क्या करती है, कवर करती है। मेनली कहां पर दिखेगी आपको, राजस्थान दिखेगी। राजस्थान के अलावा आज के टाइम पर अगर हम लोग देखें तो यहां पे हमारे जो साउदर्न पंजाब का रीजन है, उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे नॉर्दर्न गुजरात वाला रीजन है, वो वहां पर भी हमको देखने को मिल जाती है। क्या खास बात है कि भैया कंप्लीटली सलाइन है, पानी यहां पर है ही नहीं। तो पानी नहीं है और इसी वजह से यहां पर क्या है, ये कंडीशन है। ना तो यहां पर नो रेनफॉल, भाई पहली चीज तो क्या है, यहां पर रेनफॉल बहुत कम है, या इसको सीधे सीधे लिखो लेस रेनफॉल। क्या है, लेस रेनफॉल। दूसरी चीज क्या है, रेनफॉल तो है ही नहीं, जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा कम है। वो भी क्या है, ग्राउंड वाटर भी कम है। वरना ग्राउंड पानी से, जमीन से पानी निकाल कर लेते हैं काम, पर वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। अब वो भी नहीं कर सकते तो समस्या ज्यादा गंभीर हो गई। और जब भी ग्राउंड वाटर कम होने लगेगा तो अपने आप ही जो मिट्टी होगी वो कैसी होती चली जाएगी, डेजर्ट कंडीशन में कन्वर्ट होती चलेगी। पर यहां पर अगर हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, यहां पे अगर हम लोग पानी पहुंचा देते हैं तो हम लोग यहां पर भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कल्टीवेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इरिगेशन। सबसे मजेदार बात अब यहां पे सुनो, किसी ने बोला था ना सर गेहूं तो हमने राजस्थान में भी देखा है, सब जगह देखा है, तो वो हो क्यों रहा है। पहली चीज, आधा राजस्थान हमको पता है, आधे राजस्थान का सिर्फ आधा ही पार्ट है जहां पे पानी की दिक्कत है। बाकी का जो राजस्थान है वहां पे पानी अवेलेबल है, ठीक है, वहां पर पानी अवेलेबल है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि जितना भी कल्टीवेशन राजस्थान के एरिया में होता है वो बाय द हेल्प ऑफ कैनाल होता है। किसकी हेल्प से होता है, कल्टीवेशन बाय द हेल्प ऑफ कैनाल्स। जो कैनाल्स होती हैं उनके वजह से हो पाता है, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल। बट इंदिरा गांधी कैनाल के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो पूरे राजस्थान की प्यास नहीं बुझा सकती, ठीक है।
हम लोग उसे इंदिरा गांधी कैनाल कह रहे हैं, पर राजस्थान वालों से पूछोगे तो राजस्थान वाले लोग अब तो कहते हैं इंदिरा गांधी कैनाल, पर अगर आप अपने दादा वादा से पूछोगे तो वो लोग कहेंगे क्या, उस कैनाल का नाम गंगा सिंह कैनाल है, श्री गंगा सिंह कैनाल है। वो लोग ये नाम बोलते हैं क्योंकि एक राजा थे जिनके नाम से श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, तो उन्होंने एक्चुअल में उस कैनाल को बनवाने का काम किया था। आगे चलकर फर्दर इंदिरा गांधी ने उस कैनाल का नाम अपने नाम पर रखवा दिया, वो एक अलग बात है, बट उसे श्री गंगा सिंह कैनाल या गंगा कैनाल कहा जाता था। बाद में इंदिरा गांधी ने उसको अपना नाम दिलवा दिया कि भाई इसे इंदिरा गांधी कैनाल कहेंगे, इसे जैसलमेर तक पहुंचाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली वो जो कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल, उसमें महीने में कभी एक बार या 2 बार पानी आता है, और वो जो एक बार 2 बार पानी आता है वो इतना गंदा पानी हो जाता है क्योंकि फ्लो करते करते जब तक वो लास्ट पॉइंट तक पहुंचती है, बीकानेर और जैसलमेर तक पहुंचती है, तब तक उसका पानी इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि जानवर भी उस पानी को नहीं पी सकते। इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है कि जानवर भी उस पानी को नहीं पी सकते, ये कंडीशन होती है, समझे। तो पी तो सकते ही नहीं, तो बाद में उस पानी को ले जाकर लोग खेतों वेतों में डाल देते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ केवल और केवल यही एक चीज़ है जो यहाँ पर हेल्प करती है। दूसरी चीज़, ये जो सॉइल है डेजर्ट सॉइल, ये एक्चुअल में ओल्ड एलुवियल सॉइल है। क्या है? क्या है? ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ध्यान रखना। क्या है? एक ओल्ड एलुवियल सॉइल है। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होने की वजह से इसकी फर्टिलिटी तो हमको पता ही है कि भाई अच्छी होगी ही होगी, इसकी फर्टिलिटी तो 100% अच्छी होगी ही होगी, ये तो हमको पता है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि भाई पानी की कमी है। प्रॉब्लम यहां पर क्या है? पानी की कमी है। अगर यहां पर पानी अवेलेबल हो जाएगा, अगर यहां पे पानी अवेलेबल हो जाए, आप सोच नहीं सकते इतना ज्यादा खेती होगी, इतनी ज्यादा खेती होगी कि पूरे भारत की भूख मिटा सकता है ये एरिया, इतना फर्टाइल एरिया है। बट वही एक कमी है, क्या? पानी। और इतनी पानी अगर वहां पे जाएगा तो भाई वो पूरी की पूरी जमीन सोख लेगी, पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा पानी क्या होगा? वो जमीन सोख लेगी। फिर आता है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल 3.7% हमको देखने को मिलती है। मेनली कहां पर दिखेगी? यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट टेम्परेचर दिखेगा, मेनली आपको हिमालय, वेस्टर्न घाट और जो नीलगिरी वाला रीजन है वहां पर दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनिक जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। एसिडिक इन नेचर होती है, इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में क्या मिलेगा आपको? फर्टिलाइजर देखने को मिल जाता है। मिट्टी में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फर्टिलाइजर डाल रखे हैं, क्या बाय डिफॉल्ट फर्टिलाइजर पड़े हुए हैं, ठीक। ये सॉइल बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है किसकी? एक तरह से देखा जाए तो प्लांटेशन क्रॉप्स की। किसकी? प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा सुटेबल है, बहुत ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। आप जितने भी फ्रूट्स लगाओगे, जितने भी प्लांटेशन वेज वाली चीज़ें लगाओगे, वो सब आराम से आप यहाँ पे उगा सकते हो। ये आप लोगों का होमवर्क है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है इस मैप में कहाँ पर कौन सी सॉइल होती है, किस तरह की सॉइल दिखती है, उसको आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करो, अपने हिसाब से लिखो कौन सा स्टेट किस जगह पर आपको दिख रहा है। फिर बात करते हैं क्रॉप्स की। अब आप लोगों के बहुत सारे जो डाउट्स थे वो अब यहाँ पे आकर सॉल्व हो जाएंगे आपके, जब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? क्रॉप्स के बारे में। देखो बेटा, पानी कहाँ से आता है ना राजस्थान में, वो भी मैं बताता हूँ तुम्हें। ये तो चलो तुमने एक अच्छा वो पूछा है, वैसे तो पूछने वाली बात नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर सब लोगों को मैंने बता रखा है ना पहले। एक इंडस रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, फिर इसके साथ इसकी कुछ हेल्पिंग रिवर्स हैं सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सतलज और यहाँ पे आती है ब्यास, तो ये जो सतलज और ब्यास वाली रिवर है ना, यहीं से एक कैनाल निकाली जाती है जो राजस्थान जा रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो अरावली रेंज है, इसमें एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है लूनी, वो लूनी पहुंचाती है। इसके अलावा एक रिवर है जिसका नाम है चंबल, जो एमपी में निकलती है और एमपी से राजस्थान जाती है और फिर एमपी होते हुए यूपी में एंटर कर जाती है और जाकर किसमें? यमुना में मिल जाती है। किसमें मिलती है? यमुना में मिलती है, चंबल, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे साबरमती है, माही है, तो ये भी क्या करती हैं? राजस्थान के इस एरिया में ठीक ठाक पानी अवेलेबल
करवा देती हैं इस एरिया में। पर इस वाले एरिया में, ये जो डेजर्ट वाला एरिया है, यहाँ पर नहीं पहुंचा पाती। यहाँ पर ये कैनाल है और इसके अलावा एक जो मैंने आपको रिवर बताई लूनी, वो है, वो यहाँ पर क्या मेजर रोल प्ले करती हैं, पर वो उनमें भी पानी क्या है बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा कैसा है कम क्वांटिटी में। अब इंडिया में एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसको हम लोग कहते थे रिवर लिंक प्रोजेक्ट। जब रिवर लिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी रिवर्स के लिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात होती है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे लिंक प्रोजेक्ट्स हैं। एक यहाँ पे आप लोगों ने भी सुना होगा सतलज यमुना। अब यहाँ पे फ्लो करती है क्या यमुना, तो उसको लेकर अभी बात हो रही थी कि यार ये यमुना और सतलज को लिंक कर दिया जाए अगर, तो कैसा रहेगा। तो अगर इसको यहाँ पे लिंक कर देते तो उससे क्या होगा, हरियाणा में पानी आ जाएगा। बट अब सोचो कितनी अजीब सी बात है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीजें अजीब होती हैं। हम लोग इतने ज्यादा बटे हुए हैं, इतने ज्यादा बिखरे हुए हैं कि हमारे अंदर इंडियन वाली, भारतीय वाली फीलिंग ही नहीं बची। हमारे अंदर फीलिंग क्या बची है, अरे मैं तो भाई हरियाणा से हूँ। हमारे अंदर फीलिंग, अरे मैं तो पंजाबी हूँ, अरे मैं तो यूपी वाला हूँ, अरे आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, आई एम फ्रॉम केरला, आई एम फ्रॉम कर्नाटका। हमारे अंदर बस यही रह गया, हमारे अंदर बस यही रह गया। और जब कर्नाटक हो गया तो उसमें भी फिर अपने गांव के लिए लड़ लेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए बोलेंगे। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही ये, इतने ज्यादा बटे हुए हैं हम, इतने ज्यादा बटे हुए हैं, इतने ज्यादा बटे हुए हैं कि हमारे अंदर वो इंडियन वाली फीलिंग आती ही नहीं है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से। अब सोचो ये सारी अगर लिवर जो यहाँ पर जा रही है, मतलब सोचो कितनी अजीब सी बात है। पाकिस्तान में आज के टाइम, सॉरी पाकिस्तान बोलो, पंजाब में आज के टाइम पर पॉलिटिकल कंडीशन इस तरीके की है कि पंजाब में जो भी नदियां हैं उनका पानी वो पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है, पर हरियाणा को देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं देने को तैयार, क्योंकि उनको लगता है कि हरियाणा को दे देंगे, हरियाणा को कैसे दे सकते हैं, हरियाणा तो खुद हमसे अलग हुआ है, हरियाणा को हम पानी दे ही नहीं सकते, हरियाणा तो हमसे अलग हुआ है तो हम पानी दे ही नहीं सकते। मतलब इट वाज लाइक दैट कि अगर किसी भाई ने अपने हिस्सा मांग लिया तो उसको फिर प्यासा मार दो, कुआं मेरे हिस्से में तो तुझे पानी नहीं मिल सकता अब उस कुएं से, अब तो तू प्यासा ही मरेगा। अगर हरियाणा के रीजन में पानी की सप्लाई वहां पे कर दी जाए तो उससे हरियाणा को तो बेनिफिट होगा ही, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा वो अलग, और उससे राजस्थान के कुछ एरियाज में भी पानी सप्लाई कर सकते हैं हम लोग। पर सोचो हमारा माइंडसेट कैसा है, इस चीज को पॉलिटिकली हम लोगों ने और ज्यादा बढ़ावा दिया, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के बाहर जो खालिस्तान वाले लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इस चीज को और ज्यादा क्या किया, यूज करना शुरू कर दिया, उस चीज को और ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा यूएस एड, उस यूएस एड का यूज किया, उस यूएस एड की वजह से पंजाब और बाकी के रीजन में जानबूझ के क्या किया, इंफोर्स किया इन सब चीजों को, लोगों को भड़काया। गवर्नमेंट ने बात भी की थी, इवन जो अमरिंदर सिंह थे पंजाब के सीएम इससे पहले, उन्होंने तो कोशिश भी की थी, उन्होंने कहा भी था कि ये जो लिंक प्रोजेक्ट है शुरू किया जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हरियाणा के एरिया में पूरा पानी हो चुका है तैयार, मतलब सॉरी पूरा रास्ता तैयार हो चुका है, पर पंजाब वाले एरिया में वो नहर का काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो वो आपको पता चल गया, वो खालिस्तान वाला जो मेन प्रॉब्लम है वो वहां पे आ जाती है सामने। क्लियर है। अब फाइनली बात करते हैं क्रॉप्स के बारे में। तो क्रॉप्स के बारे में जब बात होगी तो सबसे पहले खरीफ, रबी एंड जायद, तीन तरह की क्रॉप्स होती हैं। बहुत आसान भाषा में समझ लो, बाद में तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो लास्ट पॉइंट है। इसके बाद की जो भी चीजें हैं इस क्लास में वो केवल और केवल चुटकुलेबाजी है, हल्की हल्की सी बातें हैं, छोटी मोटी। वो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आगे की चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मानसून क्रॉप्स क्या होता है, यहाँ पे हाई वाटर रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए तो 100% है ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में होगी, मतलब जुलाई में बोई जाएगी, जुलाई जून में बोई जाएगी एंड अक्टूबर के आसपास काटी जाएगी। क्लियर है। दूसरी चीज कौन कौन सी क्रॉप्स हो रही हैं, तो सबको पता है राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सब कब होती हैं, जब बरसात का टाइम होता है उस टाइम पर होती है। फिर आता है रबी, रबी में क्या हो रहा है, विंटर क्रॉप, सर्दियों में।
तो यहाँ पे क्या है, लेस वाटर हमको चाहिए, कम से कम पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। वीट, बार्ले, ग्राम, बीस एंड मस्टर्ड यहाँ पर उगाया जाता है। आपको पता ही है, यहाँ पे हमको गेहूं देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपको मटर देखने को मिल जाएगी, आपको चना देखने को मिल जाएगा, सरसों देखने को मिल जाएगा। जायद में बात करते हैं तो यहाँ पे समर क्रॉप्स आती हैं हमारी। समर क्रॉप्स ये केवल और केवल 2 महीने के लिए वो क्या की जाती हैं, उगाई जाती हैं, केवल कितने, 2 महीने के लिए। वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हमको सिर्फ क्या, यही देखने को मिलती है। हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, ऐसी क्रॉप्स देखने को मिलेंगी जिसमें कम से कम पानी में क्या, ज्यादा बड़ी फसलें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जितनी भी फसलें होती हैं, फॉडर क्रॉप्स जो होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं बेल वाली फसलें। कौन सी, बेल वाली फसलें, कौन सी, बेल वाली फसल। अब जो बेल वाली फसल होती है वो क्या करेगी, स्टेम नहीं बनाएगी, तना जिसको कहते हैं, पेड़ों वाला स्टेम, तना नहीं बनाएगी। क्या करेगी, थोड़ा सा निकलेगी और बेल की तरह फैलती चली जाएगी। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि जो पानी रिक्वायर्ड होता है स्टेम बनाने के लिए, वो पानी कहाँ पे वो डालेगी, अपने फ्रूट्स में डालेगी। और जब वो अपने फ्रूट्स में उस पानी को डालेगी तो उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंपैक्ट ये पड़ेगा कि फ्रूट्स में वाटर क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो गर्मी में हमको आराम ज्यादा देंगे। क्लियर है, बात समझ में आई। तो फॉडर क्रॉप मतलब बेल वाली जो फसल होती है, जो बेल पर लगती है, ठीक। किस एरिया में कौन सी क्रॉप होती है, तो रबी जो क्रॉप्स होंगी, मतलब विंटर वाली जो क्रॉप्स हैं आपकी, वो वीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड, कौन से एरिया में आपको दिखेंगी, ठीक। अब ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। खरीफ की क्रॉप, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट, कहां पर दिखेंगी आपको, ठीक। और साउथ इंडिया वाला जितना रीजन है, जितना भी साउथ इंडिया वाला रीजन है, जितना भी साउदर्न इंडिया का रीजन है, यहां पर खरीफ क्रॉप परमानेंट होती है। खरीफ क्रॉप नॉर्थ इंडिया में, अगर हम लोग बात करेंगे खरीफ क्रॉप नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कब होगी, ड्यूरिंग मानसून। कब होगी, सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग मानसून होगी। कब होगी, सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग मानसून होगी। फिर बात करते हैं जायद सीजन। जायद सीजन की बात करें तो यहाँ पे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, फॉडर क्रॉप्स मिलेंगी। और ये नॉर्थ रीजन या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ही आपको दिखेंगे। क्लियर, क्योंकि वहीं पर इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि इन सब चीजों को उगाया जाए। साउथ इंडिया में क्या होता है, नॉर्मली बारिश वारिश हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, तो यही वाली क्रॉप्स वहां पे मेजरली आपको दिखेंगी। आप लोग आंध्र प्रदेश जाओ, है ना, आप लोग तमिलनाडु जाओ, कर्नाटक जाओ, वहां पे आपको चावल साल में 2-2 बार, 3-3 बार लोग उगाते हुए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि वहां पर बारिश होती रहती है, दिखती रहती है। अब इन्हीं क्रॉप्स को आप लोग एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हो। कैसे, कुछ होती है फूड क्रॉप, जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए करते हैं हम लोग। कुछ होती है कैश क्रॉप, जिनका इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए करते हैं हम लोग। कुछ होती है प्लांटेशन क्रॉप, एक बार लगा दिया पेड़ और उससे कई सालों तक हम लोग क्या कर सकते हैं, पैदावार ले सकते हैं, है ना। फिर होती है कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। कौन सी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले बात करेंगे फूड क्रॉप। फूड क्रॉप के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये फूड क्रॉप हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होती है, हमारे पेट भरने के लिए इस्तेमाल हो रही है। कौन कौन सी क्रॉप्स होती है वो आपको पता चल रही है। अब इसमें देखो कुछ बताने वाली बात नहीं है। कैश क्रॉप नॉर्मली प्रॉफिट के लिए होता है, कि उसको बेचकर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसमें मेजरली शुगर केन सुनने को मिलता है, पर और भी कुछ क्रॉप्स हैं जैसे टोबैको, ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, लिंसेड, ठीक है, कॉटन, जूट, ये सारी फसलें भी आती हैं। फिर आता है प्लांटेशन क्रॉप। तो प्लांटेशन क्रॉप का मेन काम क्या होता है, लार्ज स्केल में आपको क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हो। जैसे मैंगो है, जितने भी फ्रूट्स हैं, कॉफी है, टी है, ये सब इसी के काम आते हैं। एक बार पेड़ लगा दिया और आने वाले कई सालों तक हम लोग क्या करते हैं, उससे प्रोडक्शन लेते रहते हैं। फिर आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर नॉर्मली कैसी होती है, ये ज्यादातर फ्लावर्स को लेकर होंगी। किसको लेकर होंगी, फ्लावर्स को लेकर होंगी, ठीक है। अब आज के टाइम पर हॉर्टिकल्चर में आप लोग यहाँ पे फ्रूट्स को भी डाल देते हो, सबको डाल देते हो। पर फ्रूट्स अगर देखा जाएगा तो हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन ऑलमोस्ट एक जैसी ही फसलें हैं, ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, है ना, ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। पर इसमें आज के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर्स और इन सब को भी डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनसे भी एक अच्छा खासा प्रोडक्शन हमको
मिल जाता है। कहां पर कौन सी क्रॉप्स हो रही हैं, ठीक है, कहां पर कौन सी क्रॉप्स हो रही हैं ये देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे शुगर केन, जितना भी एरिया ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये सबका सब शुगर केन वाला एरिया है। जूट, जहां पर भी ये येलोइश कलर आपको दिख रहा है ये सबका सब क्या है, जूट वाला एरिया, मतलब सॉरी कॉटन वाला एरिया है। जूट सिर्फ और सिर्फ आपका बंगाल और वेस्ट बंगाल और थोड़ा बहुत झारखंड वाला एरिया है जहां पर दिखेगा, और इसके अलावा असम वाला ये जो पार्ट है यहां पर दिखेगी आपको। फिर आता है टी, तो टी अगर आप लोग नोटिस करोगे तो सिक्किम से लेकर वेस्ट बंगाल और असम वाला पूरा पार्ट आता है। इसके अलावा अरुणाचल, थोड़ा बहुत नागालैंड, मिजोरम, इन सब एरियाज में भी आपको टी के बागान देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु वाले रीजन में दिखेगा। फिर आता है कॉफी। कॉफी की बात करेंगे तो मेजर पार्ट कौन सा है आपका, कॉफी वाला, ये वाला पॉइंट है जहां पे तमिलनाडु, केरल और मेजर पार्ट आपका कर्नाटक का है। बट इसके अलावा कॉफी आपको थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिल जाती है। मेन जो क्रॉप है इंडिया की वो कौन सी आपकी, राइस है। तो राइस आपको पता है जहां जहां पानी ज्यादा है वहां सब पर क्या होगा, राइस होगा। वीट, तो ये जो डार्क ग्रीन पार्ट है ये वीट वाला पार्ट है। फिर सॉरी रेड वाला जो पार्ट है ये सबका सब वीट वाला पार्ट है, ये जितना रेड वाला पार्ट है। फिर आता है मिलेट्स। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज जो होता है, ठीक है, वो सारा का सारा मोटा अनाज कहाँ आपका, ये वाला रीजन आपको दिखेगा। क्लियर। अब इस चीज को केवल ऐसे आपको सर मैप में तो समझने में बहुत दिक्कत होगी, हम कैसे समझे मैप में, आप कैसे करें। तो मैप में ये रहा आपके लिए पूरा का पूरा लिखा हुआ, हर एक स्टेट में कहां पर कौन सी चीज हो रही है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। पर इसको और थोड़ा आसान करते हैं, अपडेटेड डेटा लेकर आते हैं। तो 2024 का, अभी 2024 का ही नोट करोगे क्योंकि 25 तो अभी आया है जस्ट, तो 25 में तो अभी टाइम चाहिए। मिलेट्स मतलब बेटा मोटा अनाज होता है, मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज। मोटा अनाज का मतलब जैसे कि ज्वार, बाजरा, ये सब जो मोटे अनाज वाली फसलें होती हैं, ठीक है। मे भी आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा, या आप में से अगर कोई गांव में रहता है तो आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आप लोग अपने घर में बोलते हो कि मम्मी आज मोटे अनाज, मोटी रोटी बना दो। मोटी रोटी मतलब आटे को मोटा नहीं करना होता, मोटी रोटी मतलब उसमें जो हैवी चीजें होती है ना, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें आटे के साथ साथ ज्वार का, बाजरे का, मक्के का और क्या बोलते हैं उसे, चने का आटा भी मिला दिया जाता है पीस कर, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिर मोटी हुई रोटी, ठीक है। चलो अब देखो इजीली तुमको समझ में आ जाएगा। राइस वेस्ट बंगाल सेकंड पोजीशन पे, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। वीट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। मेज कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड बिहार। रागी कर्नाटक, तमिलनाडु एंड उत्तराखंड, ठीक है। स्मॉल मिलेट्स उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। बार्ले राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अब ये सारी चीजें लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, ये आप लोग यहां पे याद कर लेना भाई। इसको मैं याद करवा नहीं सकता, ना ही ऐसी कोई क्षमता है कि इसको भाई किसी तरीके से याद करवाया जाए। ये सारा का सारा काम रट्टा मारने का, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, मतलब मारना पड़ेगा। हाँ आप ये कहोगे सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, तो इनिशियल जो ये चीजें ये इंपॉर्टेंट है। पल्सेस वल्सेस ये सब चीजें पूछी जाती हैं। जूट पूछा जाएगा, कॉटन, शुगर केन पूछा जाएगा, टी, कॉफी, टोबैको, ये चीजें ज्यादातर आपसे पूछी जाएंगी। बाकी चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, बाकी चाहें तो छोड़ सकते हैं। क्लियर है। फाइनली टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन सी होती है, एक होती है कौन सी, सब्सिडेंस फार्मिंग, जो कि आपकी नॉर्मल फार्मिंग होती है, जिसे हम लोग क्लासिकल क्या बोलते हैं, फार्मिंग बोलते हैं। फिर आती है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब कि मेनली जो फार्मिंग होगी वो किसके लिए होगी, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए होगी। फिर आती है कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग, जहां पे बड़े बड़े टूल्स का यूज किया जाता है, किसके लिए, ग्राम क्या होता है बेटा, चने को बोलते हैं ग्राम। फिर आता है ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग मतलब सूखे हुए जो जमीनी क्षेत्र होते हैं वहां पर ऐसी फसलें उगाई जाती है जिनका प्रोडक्शन आसानी से किया जाता है। फिर आता है प्लांटेशन फार्मिंग। फिर आती है आपकी वेटलैंड फार्मिंग। वेटलैंड फार्मिंग मतलब जैसे राइस एंड
मिक्स्ड फार्मिंग जहां पे 2 या 3 क्रॉप्स को एक साथ लगाया जाता है। बेटा इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, या तो रबी, खरीफ और जायद पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा कौन सा स्टेट प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है बस। मेन जो क्वेश्चन है वो सॉइल वाला था, वो मैंने आपको बताया। अफीम की एक खास बात ये होती है, अफीम को आप जिस सॉइल पे लगाओगे वहां पे उग जाएगी। अफीम की सबसे बड़ी खास बात ये होती है, नॉर्मली अफीम जो होती है वो माउंटेनियस एरियाज में ज्यादा लगाई जाती है, क्योंकि अफीम को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, कम पानी में आराम से उगाई जा सकती है। ठीक है, हाँ वो बर्न करके फार्मिंग एरी, जिसे हम लोग बोलते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग बोलते हैं इसे हम लोग। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, अच्छा लिखा भी है स्लैश एंड बर्न, जिसे हम लोग कहते हैं जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन मतलब कि एक कोई फॉरेस्ट एरिया होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटली काट के वहां पे आग लगा देंगे। आग लगाने से के बाद जब वो मिट्टी प्लेन हो जाएगी, जगह प्लेन हो जाएगी, तो प्लेन होने के बाद वहां पे फार्मिंग करेंगे। फार्मिंग तब तक करेंगे जब तक उसकी फर्टिलिटी है। जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो वहां पे वापस से क्या करेंगे, सीड्स डाल देंगे, प्लांटेशन कर देंगे, और प्लांटेशन करके वापस से उसको नेचुरल कंडीशन में लेकर आ जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न में फार्मिंग तो करते हैं, फार्मिंग करने के बाद उस जगह को क्या करेंगे, अपने रहने के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे। अब ये फार्मिंग के बाद जो वापस से फॉरेस्ट बनाने का तरीका था, हम लोगों ने इस चीज को छोड़ दिया। जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे वो कभी ये काम किया करते थे, और उस टाइम पर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती थी, लोग सिर्फ उतना ही उगाते थे जितनी की जरूरत है। आज के टाइम पर हम लोग जरूरत से कहीं ज्यादा उगाते हैं, और जरूरत से कहीं ज्यादा बर्बाद भी करते हैं, जरूरत से कहीं ज्यादा बर्बाद भी करते हैं। तो ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो फार्मिंग के बाद वापस से फॉरेस्ट लाया जाता था, और ये क्या प्रोसेस चलता रहता था, ये प्रोसेस चलता रहता था। बट अब ये ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो जगह बेकार होगी, वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो हम लोग वहां पे फर्टिलाइजर यूज करने लगेंगे। फर्टिलाइजर यूज करने भी काम नहीं आ रहे, अगर फर्टिलाइजर से भी नहीं हो रहा प्रोडक्शन, तो एक काम करते हैं, वहां पे अपना घर बना लेते हैं, दूसरी जगह पर खेती कर लेंगे। तो उस जगह पर वापस से प्लांटेशन तो नहीं हो पाया शुरू। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और जब आप इतने पेड़ काटोगे तो क्या होगा, समस्या पैदा होगी। अब हर जगह पर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग या जूम कल्टीवेशन जो होता है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जूमिंग बोला जाता है कहाँ पर, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। ठीक है, पॉल्मू बोला जाता है कहाँ पे, मणिपुर में। ठीक है, दीपा बोला जाता है बस्तर, छत्तीसगढ़ में, और अंडमान निकोबार में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, दाहिया बेवर बोला जाता है मध्य प्रदेश में, पोडू या पेंडा बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पामाडब्बी या कोमन या बरघी बोला जाता है कहाँ पर, उड़ीसा में। कुमरा बोला जाता है वेस्टर्न घाट के रीजन में। वालर या वाल्टर बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान में। काई बोला जाता है हिमालयन बेल्ट में, और कुरवा बोला जाता है झारखंड में। वर्ल्ड में कई और कंट्रीज है जहां पर इसका इस्तेमाल होता है स्लैश एंड बर्न का। वो कौन सी है, मिल्पा मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में, कुकून वेनेजुएला में, रोका ब्राजील में, मसोल सेंट्रल अफ्रीका में, लदांग इंडोनेशिया में, एंड राय वियतनाम में। तो ये ध्यान रखना है, इसके अलग अलग नाम है जो आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आई होप यू गाइज एंजॉय द क्लास। अब बताओ कौन सा डाउट था तुम्हारा जो पूछ रहे थे फिजिकल वाला, अब तुम पूछ सकते हो आराम से। समृद्धि और बाकी सब लोग, अगर मैंने क्लास में कुछ पढ़ाया है तो इसका मतलब याद करने के लिए पढ़ाया होगा ना। क्या कभी ऐसा हुआ है मैंने क्लास में कोई पढ़ाया हो और वो चीज इंपॉर्टेंट ना हो? अगर कोई चीज क्लास में पढ़ाई गई है इट मीन्स वो याद करनी है। और मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम लोग एफकेट की प्रिपरेशन करो, चाहे सीडीएस की करो, किसी की भी करो, ये सारे क्वेश्चन तुमको वहां पर भी हेल्प करेंगे।
यहां से पढ़ के जाओगे ना, सीडीएस में भी अगर करके आओगे ना, तो तुम बोलोगे लोकेश सर ने पढ़ाया था। मुझे अपने दिए गए और अपनी पढ़ाए हुए चीज़ों पर इतना भरोसा है कि मेरा पढ़ाया हुआ इतना आएगा कि 100% तुम बोलोगे सर आपने पढ़ाया था ना सर, ये सारी चीज़ें एग्जाम में आई हैं सर। और चाहे तुम एफकेट देने जा रहे हो, चाहे तुम सीडीएस देने जा रहे हो, मेरे नोट्स रख लेना सामने और मिला लेना। सीडीएस का मोर देन 30-40% क्वेश्चन तुमको उसके आसपास मिल जाएंगे, उस कंटेंट के आसपास मिल जाएंगे। सर अगर ग्राउंड ड्यूटी के लिए एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी मेडिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? बिल्कुल होता है इंपॉर्टेंट महिमा, बिल्कुल होगा। अरे फूड से हाउस नहीं बनाते भाई, स्लैश एंड बर्न मतलब कि जंगलों को काट के खेती करते हैं, बाद में उस जंगल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सर पंजा लड़ने का कंपटीशन हो रहा था, फ्रेंडली मैच? कौन सा फ्रेंडली मैच भाई? ईकेटी आपका टेक्निकल वाला पार्ट होता है, टेक्निकल आपको पता होना चाहिए। ईकेटी आपका टेक्निकल वाला पार्ट है, अगर आपने टेक्निकल तैयार किया है, आपने पढ़ाई की है, तो बिल्कुल हो जाएगा। सर फिंगर अगर हल्की सी टेढ़ी है तो मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा मेडिकल में दिक्कत होती है अगर आपकी फिंगर, जो कई लोगों की फिंगर है, जैसे मेरा हाथ है, मेरा बिल्कुल सीधा हाथ है ना, सीधा हाथ है, बिल्कुल एकदम सीधा स्ट्रेट हाथ है ना, कोई बैंड नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है ना, एकदम सीधा हाथ है, ठीक। पर कुछ लोगों की फिंगर क्या होती है, हल्की सी ऐसी होती है, टेढ़ी होती है, ये इस तरह की हो जाती है। कोई ये वाली उंगली होगी, किसी की बीच वाली उंगली होती है, किसी की ये वाली उंगली होती है, ऐसी टेढ़ी हो जाती है हल्की सी, या ये वाली उंगली ऐसी हो जाएगी, है ना, इस तरीके की हल्की सी बैंड। तो ऐसे में आपको निकाला जा सकता है। क्लियर है? बर्थ मार्क कभी भी फिजिकल क्राइटेरिया में कोई दिक्कत नहीं होता, बर्थ मार्क एक्सेप्टेबल है। अरे हाँ, ईकेटी तो डिसकंटिन्यू हो गया है, ईकेटी के लिए पढ़ना क्यों है, मैं तो भूल ही गया था, ईकेटी तो हटा दिया गया है। हाँ, नेवी के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, चाहे किसी भी फोर्स में जाओ, हर जगह आपको अप्लाई कर सकते हो आप। देखो टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आपकी कैपिंग है तो वो एक्सेप्टेबल है, आड़े तिरछे अगर टीथ है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एटलीस्ट 28 ज्वाइंट्स, 28 टीथ होने जरूरी हैं आपके। स्पेक्स अलाउ हैं, हाँ, स्पेक्स ग्राउंड ड्यूटी में अलाउ हैं, पर फ्लाइंग में स्पेक्स अलाउ नहीं होते। मैं सॉरी, मैं खुद भूल गया था ईकेटी। ईकेटी तो अब होता ही नहीं है भाई, खत्म कर दिया ईकेटी तो अब। हाँ, फ्लाइंग के लिए हाइट फिक्स है कि इतनी होनी ही चाहिए, वरना तुम छोटी सी हाइट के साथ कॉकपिट के अंदर खड़ी होकर थोड़ी देखोगे अरे कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो एक सही हाइट का होना जरूरी है फ्लाइंग के लिए। बाकी जो नॉर्मल हाइट ग्राउंड ड्यूटी के लिए चलती है वो 152 सेंटीमीटर चलेगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, एक्सरसाइज करो, थोड़ा बहुत सही हो जाती है, रीढ़ की हड्डी थोड़ी और स्ट्रेट हो जाएगी तो एक आधा इंच फर्क पड़ जाएगा। अरे वो कीड़ा वीड़ा सब हटवा लो भाई। एक बात ध्यान रखना, कई लोग रिजेक्ट होते हैं, कान में वैक्स लगी होती है, तो भाई कान में वैक्स वैक्स मतलब कान वान अच्छे से साफ करवा कर प्रॉपर, ठीक है, दांत वांत अपने चेक करवा कर, जब तुम्हारा मेडिकल हो रहा है ना, उस मेडिकल से एक महीने पहले अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से सही कर लेना, साफ सुथरा कर लेना, सारी चीजें बढ़िया से, तब जाना। चलो, तो फाइनली जैसा कि आप लोगों ने कहा था, आज की क्लास फाइनली आज हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। बेटा वो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट है, एक पूरा चार्ट होता है, उस हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होता है, ठीक है। तो जैसा तुम लोगों ने कहा था कि सर आप वो जाते जाते एक लाइन बोलते थे, वो आपने लाइन बोलनी बंद कर दी, एक बार प्लीज बता दो। तो मैं ये कहता था, लहू से लाल हो धरती, प्रभु ऐसा वर दो मोहे, विजय मिले या वीर गति। थैंक यू सो मच, जय हिंद। ना हो गई एंड, डाउट क्या डाला था इसने लड़के ने?